एडवांटेज की बात करें तो रॉयल एनफील्ड का हमेशा से एक ही रोना है, कंपैरेटिवली 20 किलो ये सबसे कम है, सीट इतनी ही बचती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो क्या हाल चाल है सबके? होप करता हूँ सभी लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होगे। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो मेरे पीछे हंटर खड़ी हुई है। तो ये हंटर हमारे प्यारे कार्तिक भैया की है, AKA कालीन भैया। और देख सकते हो बाकायदा नाम भी लिखा हुआ है। तो चलिए इनका एक्सपीरियंस जानते हैं और कुछ सवाल जवाब करते हैं इनसे। तो सबसे पहला सवाल ये बताइए, हंटर ही क्यों? हंटर इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये रॉयल एनफील्ड में ही मुझे रहना था, क्योंकि इस बाइक में रिलायबिलिटी ज़्यादा है और मेन फोकस मेरा ये था कि लॉन्ग रूट के लिए। तो मैंने थोड़ा फाइबर वाली जो गाड़ियाँ हैं आजकल, मतलब मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा फोकस इस पे था। मुझे यानी आपका झुकाव फेयरिंग गाड़ी को छोड़ के क्रूजर की तरफ था और थोड़ा मजबूत गाड़ी। मजबूत, ठीक है। तो अगर क्रूजर की बात किया तो इसमें इस प्राइस रेंज में या इस सेगमेंट में आपके पास और भी ऑप्शन थे, लाइक मीटियोर और हाइनेस थी, एलटी थी, क्लासिक 350 थी। लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी तो इसमें सबसे मेन कंपोनेंट जो मैंने देखा कि अब बीइंग अ राइडर थोड़ा तो गाड़ी में पावर होनी चाहिए। बात तो सही है। तो इस 350 सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड में सबसे ज़्यादा पावर इसी गाड़ी में 350 सेगमेंट में, और कंपैरेटिवली 20 किलो ये सबसे कम है, तो थोड़ा स्पीड में ये अप्रोच ज़्यादा लेती है। अच्छा, तो इसलिए मेरा थोड़ा इसकी तरफ झुकाव ज़्यादा है। तो जैसे आपने पावर और वेट के बारे में बताया, ये बताइए पावर और वेट रेशियो कैसा है इसका? पावर टू वेट रेशियो क्या है? पावर टू वेट रेशियो डिपेंड ये भी करता है कि राइडर का वेट कितना है। अब जैसे कि मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो जो इसकी टॉप नॉच स्पीड है 130-140 क्लॉक कर जाती है लाइट वेट पे, लेकिन मेरे पे ये 125 कर जाती है क्लॉक, क्योंकि जब से मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कराए हैं, लेग गार्ड लगवाया है, इंजन गार्ड लगवाया, तो वेट बढ़ गया, तो थोड़ा सा स्पीड कम हो गई। रोड पे वो थोड़ी ज़्यादा हो गई। तो अगर इतनी ज़्यादा पावर है, इतना वेट है, तो माइलेज में क्या फ़र्क है? लाइक पहले क्या माइलेज था और अभी प्रेजेंट क्या माइलेज है? माइलेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। फर्स्ट सर्विस के बाद ये ऑन हाईवे दे देती है 35 प्लस, और सिटी में निकाल देती है 30-32 ऐसे निकाल देती है आराम से। वो भी डिपेंड करता है कि आप कितने RPM पे गाड़ी चला रहे हैं। अब आप खींच के चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है माइलेज गिरेगा। बात तो सही है, यानी इन जनरल 30-35 भी माइलेज 35 की भी रहता है। तो अभी तक की सबसे लंबी राइड आपने कौन सी करी इस पे? अभी तक की सबसे लंबी राइड मैंने इस पे की है लखनऊ टू नेपाल। बस फिलहाल अभी मैंने वो की है, और आगे हम लोग और प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी शॉर्ट रूट इसलिए करना था क्योंकि मुझे थोड़ा चाहिए था एक्सपीरियंस। स्पीति वैली और ये सब थोड़ा एक्सपीरियंस राइडर्स के लिए होता है, तो थोड़ा मुझे चाहिए था। तो मेरे लिए वो मेरी सबसे लॉन्गेस्ट रूट थी। जैसे कि सबसे लॉन्ग लगभग कितना किलोमीटर था? अगर वन गो में देखा जाए एक तरफ का था अप्रॉक्स 450 to 460। अच्छा, हम लोग यहाँ से सीधे नेपाल से पोखरा गए। ऑल इन ऑल 1500 छूट गया। ऑल इन ऑल 1200 किलोमीटर था। तो ये बताइए राइडिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना लंबा जल्दी इन जनरल कोई राइड नहीं करता है। कितने दिन में किया था ये? हम लोग ने अप्रॉक्स पहले दिन में इसको 1.5 डे में हम लोग पहुँच गए थे, पोखरा पहुँचे थे। एक दिन में हम लोग शाम तक नेपाल पहुँच गए थे, क्योंकि इस गाड़ी का ऑब्वियसली बात है सेटिंग पोस्चर अच्छा है, हैंडल आराम से पकड़ सकते हैं, और ज़्यादा जैसे आपने बात की थी फेयरिंग की, तो उसमें हल्का सा आगे एक एग्रेसिव लुक होता है, जैसे R15 हो गया, तो वो एक हाथ का जो कार्ड है KTM को नहीं बियर कर सकते भाई, थोड़ा कंफर्ट भी चाहिए। यानी कंफर्टेबल है ऑन लॉन्ग राइड्स, और रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की। वो तो खैर मैं देख ही रहा हूँ वो तो मैं अभी राइड करके आया, मैंने देखा। तो कितना चला दिया अभी तक? अप्रॉक्स मैंने चला दिया ये 15,000 किलोमीटर हो गई है, और ये 4 सर्विस पे आ गई। वो सर्विस तो गाइस देख सकते हो 15,000 किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है, स्टिल 30 to 35 का माइलेज निकाल रही है, और लॉन्ग रूट पे तो जान ही रहे हो, कंफर्टेबल है ही गाड़ी, और क्या ही चाहिए। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा इसमें काम हो रखा है। तो क्या सोच कर आया ये? कंपोनेंट्स की बात करें तो जैसे कि टूरिंग के लिए मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट में लाइट लगवाई थी HJG की, क्योंकि थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए रात में अगर ट्रैवल करना है तो उसके थोड़ा ये लगवाया था। सेफ्टी पर्पज़ से मैंने ये फ़िलहाल के लिए लेग गार्ड लगवाया है,
आगे मैं मोटो टॉर्क का अपग्रेड करने का सोच रहा हूँ। ओके। और मैंने ये बार एंड मिरर लगवाए थे क्योंकि थोड़ा सा मुझे GT से इंस्पिरेशन मिली थी, इसलिए मैंने बार एंड मिरर लगवाए थे। भी आ रहा है अच्छा खासा, कैफे जैसा का लुक भी आ रहा है। और फिलहाल मैंने सेफ्टी के लिए इसमें इंजन गार्ड लगवाया था। ओके। हाँ वो तो क्या है, बाकी जो है रैप का काम है और हेडलाइट चेंज करवाई थी। ओके। ये रैप पास कराया? ये रैप मैंने करवाया है 12 बंकी से, कामिल रैप। कामिल भाई का जो है उनका यूज़र नेम है MS रैप, तो उनके यहाँ करा। लेकिन ये बात तो है, रैप की क्वालिटी में अगर टच करके बताऊं तो भाई प्योर विनाइल रैप है ये, कोई स्टिकरिंग नहीं है, नॉर्मल सी या कोई पन्नी नहीं चढ़ी है ब्लू कलर की, ये प्योर विनाइल रैप है। 5 से 6 महीने हो भी गए इस रैप को हुए। 5 से 6 महीने रैप को हो चुके हैं, तब भी एज इट इज कलर रखा हुआ है ये। और थोड़ा सा मैंने इसका हॉर्न भी अपग्रेड कराया था, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बाइक पे थोड़ा पतला हॉर्न समझ में नहीं आता है। अच्छा, तो हॉर्न में सुना देता हूँ आपको इसका। ठीक है, ये तो हुई एक इन जनरल बात। अगर मैं ड्रॉबैक्स की बात करूँ, इन 15,000 किलोमीटर में आपको ड्रॉबैक्स क्या मिले? अब किसी चीज़ के साथ में अगर थोड़ा सा एडवांटेज आती है तो डिसएडवांटेज भी आता है। तो सही है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका आगे का जो सस्पेंशन है वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन जो रियर का सस्पेंशन है ये थोड़ा ऑन स्टीफर साइड है। अगर आप देखें तो ये ज़्यादा हाँ ये तो है, सस्पेंशन नहीं आता है, काफी हार्ड है। पिलियन जब बैठता है तो उसको थोड़ा सा ड्रॉबैक आता है, क्योंकि जब मैं बीइंग अ राइडर अगर मैं बैठता हूँ अप्रॉक्स सीट इतनी ही बचती है। हाँ इतनी बचने की, तो एक अगर आप टूरिंग करें तो एक बैग भी होगा। हाँ। तो इसके लिए अगर आपको चाहिए और कंफर्ट तो आप यहाँ पे बैक रेस्ट लगवा सकते हैं। अच्छा। बैक रेस्ट मैंने इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि मुझे वो वाला लुक नहीं चाहिए था, मुझे अपना कैफे जैसा वाला ये लुक करना था, इसलिए मैंने नहीं लगवाया। और रॉयल एनफील्ड का हमेशा से एक ही रोना है फ्यूल इंडिकेटर का। अच्छा, जो कि भाई मैं क्या बताऊँ, अभी देखो। अरे क्यों, क्या हो गया ऐसा? जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं इसमें अप्रॉक्स 3 डॉट्स दिखा रहे हैं फ्यूल के। अभी अगर मैं इसको राइड करूं तो 1 डॉट कम हो जाएगा, फिर अच्छा हाँ अभी हुआ तो मुझे हो जाने लगता है। तो फ्यूल इंडिकेटर में थोड़ा सा रॉयल एनफील्ड को काम करने की ज़रूरत है, बाकी तो वो बाइक्स तो काफ़ी अच्छी बनाते हैं। रॉयल एनफील्ड क्यों नहीं मान रहे हो? मान जाओ यार, बहुत हो गया इतना। और पिकअप के मामले में भी टॉप नॉच है, टॉप नॉच है, टॉप नॉच है। बहुत अच्छा पिकअप है इसका। 100 कितने सेकंड्स में? 0 to 100 अप्रॉक्स। देखो फर्स्ट गियर में ये चली जाती है, फर्स्ट गियर में ये अप्रॉक्स जाती है 40 to 45 या 50 क्लॉक कर जाती है। उसके बाद सेकंड गियर में अप्रॉक्स वही मान लो 100 क्लॉक करने में लग जाता है 6 to 7 सेकंड। फिलहाल है क्रूजर बाइक, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए, स्पोर्टी लाने की मैंने से किया है। ब्रेकिंग एबिलिटी के बारे में क्या कहेंगे? ब्रेकिंग शू बाइटिंग कैसी है? ब्रेकिंग नो डाउट इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, चाहे वो रियर ब्रेक्स की बात करें चाहे आपकी फ्रंट ब्रेक्स की बात करें। आप जितनी भी स्पीड पे उनका ब्रेक लगाएंगे तो आप बिल्कुल आराम से बिना सोचे इसकी ब्रेक दोनों दबा सकते हैं। गाड़ी बहुत अच्छी स्टेबिलिटी पे रहती है। ये तो खैर एक तरफ टूर्स की बात हुई, आई गेस आप डेली बेसिस पे ये चीज़ बाइक यूज़ कर रहे हो। सिटी राइड का क्या एक्सपीरियंस रहता है? सिटी राइड का भी यही एक्सपीरियंस है कि एक चीज़ तो देखो मैं कह सकता हूँ, आई कैचिंग है। कहीं से भी निकलोगे एक बार आदमी पलट के देखेगा कि कौन सी गाड़ी आ रही है। क्योंकि हंटर के सेगमेंट में आई गेस ऐसा रैप अभी तक नहीं देखा है मैंने फिलहाल। ये भी मैंने GT से इंस्पायर होकर रैप कराया था। और सिटी राइड में ये है कि हीटिंग इशू तो हर रॉयल एनफील्ड की बाइक में होता है, ठीक है। जब तक इसका इंजन गर्म नहीं तब तक ये भागती नहीं है। तो हीटिंग इशू आती है, खाली थोड़ा मतलब आप कोशिश करिए कि जीन्स या फिर कोई भी राइडिंग गियर पहन के चलाएं। नॉर्मल डेली वे में तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप जीन्स पहन के चलाएंगे तो आपको उतना हीटिंग नहीं। लेकिन आप सोचिए अगर शॉर्ट से पहन के चलाएं तो आपके पैर में हीट लगेगी और चल भी सकता है। वो इतना कुछ आपने काम कराया, अब आगे क्या कराने का सोच रहे हैं ये बताइए। आगे क्या फिलहाल बचा है इस गाड़ी में होने को? चलो 5 ईयर तो छोड़ दीजिए, अब और जैसे लंबी राइड पे अगर जाना है हाँ तो फिलहाल एक मैंने सोचा है एक में बैक स्टैंड जो आता है पीछे वो लगवा सकते हैं, सैडल स्टैंड लगवा सकते हैं। जब जैसे कि लॉन्ग राइड जाने स्पीति वैली या ये सब ठीक है, तो उसमें सामान ज़्यादा हो जाता है। हाँ ये तो है। तो इसलिए फिलहाल मैंने आगे का तो कंप्लीट करवा रखा है, बस पीछे का ही मुझे अब करवाना है। अच्छा, और कोई मॉडिफिकेशन एक्स्ट्रा? और कोई मॉडिफिकेशन मुझे करवाना है वो है कि अभी गुड न्यूज़ ये आई है कि रेड रूस्टर ने एक एग्जॉस्ट लॉन्च किया है हंटर का, तो वो एग्जॉस्ट मैं सोच रहा हूँ चेंज करवाने का इसमें। वो भी परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट है, तो हो सकता है उससे थोड़ी आवाज़ बढ़े। एग्जॉस्ट तो जरूर लीगल है।
एग्जॉस्ट इलीगल वो है अगर आप टीन की डिब्बा लगवाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लालबाग गए, हाँ। आपने 2000 रुपये का ऐसी प्रोडक्ट लगाया टीन का डिब्बा, ऐसी प्रोजेक्ट ऐसी प्रोडक्ट टीन का डिब्बा। ये वो जानते हैं, एग्जॉस्ट वाला जानता है। हाँ, लेकिन पुलिस वाले नहीं जानते हैं, उनको हाँ। मतलब है आवाज़ से। हाँ। और जो आपका रेड रूस्टर जो परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट वो बनाया ही ऐसे गया है कि अगर आप डीबी किलर लगा के चलाते हैं, विदाउट डीबी किलर कोई भी गाड़ी आवाज़ करेगी। तो जो ये मॉडिफिकेशन आप सोच रहे हैं एग्जॉस्ट का, हाँ। ये परफॉर्मेंस के पर्पज से सोच रहे हैं या फिर साउंड या लुक्स के पर्पज से? साउंड प्रायोरिटी है, लेकिन परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि उससे माइलेज में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। और कंपनी भी यही क्लेम कर रही है कि ज़्यादा आपकी बाइक पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस आपको एक अच्छा साउंड मिलेगा और हो सकता है थोड़ा सा चेंज आए भगाने का। अच्छा, तो करीब करीब 2 साल तो हो गए होंगे आपके लिए? ये अप्रॉक्स हाँ 1.5 हो गया, 1 साल 6-7 महीने हो गए। तो आगे क्या प्लान कर रहे हैं? इसके बाद अगर मैं अपग्रेड करूँगा तो 1000 सीसी पे अभी मैं एकदम से लेना चाहता थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे। मिड रेंज में Okay. 650 सीसी GT का सोच रहा हूँ। GT आपका ट्विन सिलेंडर है। बाकी अभी एज यू नो कि एप्रिलिया की 457 लॉन्च हुई है, 457 ट्विन इंजन है। ब्रिलियंट मशीन। लेकिन आपका थोड़ा झुकाव तो कम है। झुकाव मेरा कम है, लेकिन थोड़ा एक स्पोर्ट्स बाइक का एक अलग क्रेज है। एक कलेक्शन में होनी चाहिए। कलेक्शन में एक होनी चाहिए। मुझे भी लगता है, बस जानते ही हो, मुझे लगता है होनी चाहिए टूरिंग या कैफे सर होनी चाहिए मेरे पास एक। तो अगर मैं इसके आगे अपग्रेड करता हूँ तो हो सकता है कि मैं निंजा या फिर एप्रिलिया की तरफ जाता है, लेकिन एक ऐसी गाड़ी है GT 650 वो तो जो हमेशा आई कैची रहती है, हाथी है तो हो वो। सकता है कि मैं वो भी उसके लिए भी जा सकता हूँ। तो अभी ऐसे कुछ कंफर्म नहीं है। तो बाकी नो डाउट अगर आपको ये गाड़ी समझ में आती सजेस्ट क्या करना चाहोगे? अगर किसी को सजेस्ट करना है तो क्या सजेस्ट करोगे? हंटर देखिए, इस सेगमेंट में प्राइस रेंज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इस सेगमेंट में अगर मैं बात करूं तो आपके एक ट्रायम्फ आ रही है इस समय स्पीड 440, एक आ रही है हार्ले और एक ये आ रही है ट्रायम्फ। नो डाउट इससे ज़्यादा पावर है, पावर तो है, मैंने चलाई और है उसका recently। स्पीड भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है, हार्ले का भी है। लेकिन एक रॉयल इनफील्ड जो अपनी खुद की कंपनी है ना, एक रिलायबिलिटी जो होती तो है, वो थोड़ी ज़्यादा नाम है एक Royal नाम Enfield। है रॉयल इनफील्ड, एक क्लास है रॉयल क्लास है रॉयल एनफील्ड की, एलीट पीपल्स ही चलेंगे हाँ। इससे। तो नो डाउट ले सकते हैं, इसमें कंफर्ट बहुत ज़्यादा है। टाइम में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो थोड़ा सा आगे की तरफ एग्रेसिव लुक है, लेकिन हाँ उसमें कंफर्ट है। बाकी हार्ले तो आप जान ही रहे हो, वो एक अर्बन क्रूजर है, वो अलग चीज़ है, वो ओजी क्लास में आती है। वही। मैं बस यूथ के हिसाब से कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ी आई कैची भी है, पावर भी है, कंफर्ट भी है, और रॉयल इनफील्ड तो जानते हैं नोन फॉर लॉन्ग राइड्स, 1000 किलोमीटर इन वन गो। एक चीज़ शायद किसी ने नोटिस ना करी हो, मैं दिखाता हूँ, इधर आओ, ये देखो लेवल्स ऑफ हैप्पीनेस। और अगर इसको पलटोगे तो 1 डाउन 4 अप। क्या सोचा? जितने गियर है मैंने उसी हिसाब से की टैग लिया है, काश इसमें छठा गियर भी होता। अच्छा ओके, हाँ एक चीज़ तो रह गई, गियर्स कमी महसूस होती कभी? कमी ऑब्वियसली महसूस होती है, जैसे कि मैं दूसरी गाड़ी चलाता हूँ, जैसे हाँ। कि आप मेरे दोस्त के पास एक RR 310 है, तो उसमें 6th गियर आता है, तो कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि इसमें 5 ही गियर हैं। तो जब मैं अपने उसमें इनिशियल में होता हूँ तो मैं सोचता हूँ छठा गियर वाली को लगता ही नहीं है, तो मुझे याद आता है कि इसमें तो 5 ही गियर है, तो उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। ये भी ठीक है, खैर कंपनी ने कुछ सोच के 5 गियर दिए होंगे। हाँ, तो ऑल इन ऑल यानी कि आपका एक्सपीरियंस पॉजिटिव ही रहा। पॉजिटिव है। हालांकि I'm happy। परफेक्ट कोई चीज़ नहीं होती, चांद में निदान है, हाँ, परफेक्ट कोई चीज़ नहीं हो सकती। और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट इसमें ये है कि 350 सेगमेंट रॉयल इनफील्ड में सबसे फास्टेस्ट बाइक है। चाहे आप ये तो है। मीटियोर 350 ले लीजिए, चाहे आप क्लासिक, उसका ये है कि 20 किलो कम है, तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी तेज़ी से उठती है। तो नो डाउट रॉयल इनफील्ड के 350 सेगमेंट में आप किंग है इस गाड़ी को लेके। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा 350 सेगमेंट को रूल कर रही है हंटर। तो आपको क्या लगता है, रूल कर रही है? रूल तो कर रही है, गाइस कमेंट करके बताओ रूल कर रही है या नहीं कर रही है। तो कुछ ये ऐसे ही नहीं भाई, इसको इंडियन बाइक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है भाई। हाँ, इंडियन बाइक ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है हंटर को। तो कुछ ये रहा भैया का एक्सपीरियंस 15,000 किलोमीटर चलाने का। होप करता हूँ वीडियो सबको अच्छी लगी होगी, और जैसा कि जान ही गए हो आगे के क्या प्लान्स हैं। तो प्रे करना कि जल्दी ही भैया के भी प्लान्स पूरे हों, हमारे भी पूरे हों। मैं प्रे करूँगा आपके भी प्लान्स पूरे हों। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक कर देना,
कुछ कहना चाहो तो कमेंट कर देना, और सजेस्ट करना हो तो मेरा भी एक्सपीरियंस ले लिया है, भैया का भी एक्सपीरियंस ले लिया है, आगे शेयर कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।